गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेसन के अंदर जो व्याकरण है, संज्ञा, वह समझेंगे। वैसे आपको तो पता ही होगा कि संज्ञा किससे कहते हैं। तो संज्ञा यानी नाम, नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं, है ना। हमने आगे भी 5वीं कक्षा में भी समझा था कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या भाव के नाम को, यानी कि भाव के नाम, भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कि चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, कोई वस्तु या चीज का नाम हो, या कोई पशु पक्षी प्राणी का नाम हो, जो भी नाम हो विशेष, वह संज्ञा कहलाती है। अब आपको यह भी पता होगा कि संज्ञा कितने प्रकार की है। तो आप कहोगे संज्ञा के 3 प्रकार है। कौन कौन से? तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार संज्ञा के हैं। यानी कि अब आप कहोगे कि 3 प्रकार हमें कैसे जानने मिले। 5वीं कक्षा में हम यह भी सीख गए हैं। आपको समझाया गया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष नाम शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में जो हम समझे, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि किसी भी चीज का एक ही नाम हो, विशेष हो, वो ऐसा इसके जैसा दूसरा न हो, वह व्यक्तिवाचक। यानी कि ताजमहल एक ही है, दूसरा नहीं है। भारत देश एक ही है, दूसरा नहीं है। इस तरह से आपका ही नाम लो तो आपका भी नाम एक ही होगा, हाँ दूसरे किसी का होगा तो उसका नाम आपके जैसा होगा, वो आपके जैसा नहीं होगा। उसके पिता का नाम अलग होगा, उसकी अटक यानी कि सरनेम अलग होगी, उसका पहनावा, दिखाव, सब कुछ अलग होगा। यानी कि आप एक ही हो, आपके जैसा कोई नहीं है। तो वह व्यक्तिवाचक में आता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सूर्य, पृथ्वी, राज, रजनी, भारत, मलेशिया, ताजमहल, हिंदी, अंग्रेजी यानी कि भाषा,
एक ही है, हिंदी तो हिंदी ही है। वो सोमवार, वार एक ही है। 7 वार के नाम है पर सब अलग अलग है। एक ही बार दूसरी बार नहीं आता है। रविवार के बाद फिर से सोमवार आता है, पर सोमवार के बाद फिर से सोमवार नहीं आएगा, उसके बाद मंगलवार आएगा, यानी कि एक ही है। दीपावली त्योहार है, त्योहार के सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अगस्त महीनों के नाम, हिमालय पर्वतों के नाम आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। समझ गए यहाँ पर? अब दूसरा हम प्रकार देखें तो दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहोगे? तो आपको समझाया गया था कि पूरी जाति बताई गई हो। जैसे कि शिक्षक, शिक्षक एक नहीं है, बहुत सारे हैं। आपके घर में भी एक से ज़्यादा शिक्षक होंगे, गांव में भी होंगे, शहर में भी होंगे, पूरे देश में भी होंगे। तो ये शिक्षक की पूरी जाति इस तरह से दर्जी, लुहार, सुथार सबकी पूरी जाति बताई गई हो, डॉक्टर सबकी पूरी जाति, तो वो जातिवाचक। अब इसकी परिभाषा देखें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का संपूर्ण जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। संज्ञा शब्द जिसे संज्ञा शब्द कहा, उसकी पूरी जाति होनी चाहिए। उदाहरण देखिए तो विद्यार्थी एक नहीं होता है। जो क्लास में देखें तो बहुत सारे होते हैं, पूरी स्कूल में देखें तो और भी बहुत सारे होते हैं, और हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे देश में कितने सारे विद्यार्थी हो जाएंगे। तो विद्यार्थी जाति है। इस ऐसे ही देश, पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु, पक्षी, आदमी, नारी, बालक, भाषा, अध्यापक, फल, इमारत आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि इनकी पूरी जाति है। इमारत, एक ही इमारत नहीं होती, बहुत सारी इमारतें होती हैं, तो वह जातिवाचक है। समझ गए आप? अब आगे जाए तो तीसरा प्रकार कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। भाव, जिनका भाव समझ सकते हैं, बता सकते हैं, वह, यानी कि कोई बच्चा रो रहा है और आपसे पूछा जाए कि क्या हुआ, तो आप क्या कहोगे? वह रोता है। तो आपको कैसे पता चला कि वह रोता है? रोने का जो भाव है वो आपको पता चल गया। हाँ, वह आँख और हाथ का उपयोग नहीं करेगा, पर आँख से आंसू निकलेंगे, आँख लाल हो जाएगी, मुंह उसका बदल जाएगा, तो इससे आपको रोने का भाव उसका पता चल जाएगा। वैसे ही हंसने का भाव, मारने का भाव, गुस्से का भाव, प्यार का भाव, सभी प्रकार के भाव जो हम पहचान सकते हैं, बता सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देखें तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष
दशा आदि का बोध कराते हैं। गुण दोष, गुण अच्छे हो बुरे हो, दोष अच्छे हैं बुरे हैं, दशा उनकी दशा कैसी है वो बताता है, आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इनके भी उदाहरण देखो जिनसे आपको पता चले। तो उदाहरण में उदासी, उदास हो गया है, समझ लो आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो आप उदास हो जाओगे, तो वह उदासी का भाव आपके मम्मी पापा को, भाई बहन को, किसी को भी पता चल जाएगा। तो वह क्या है? भाववाचक संज्ञा। वैसे ही ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, जीत, हार, आनंद, अहिंसा, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि बहुत सारे भाव है। तो वह शब्द संज्ञा तो है, वह कैसी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। समझ गए आप? अब हमें हमारे पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय है जो संज्ञा पर है, जो समझना है क्या है। तो क्या कहते हैं? पन्ना नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। यानी कि आपको लाइन करनी है, रेखा खींचनी है। उदाहरण है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? राम और श्याम, यानी कि राम श्याम। तो उसके नीचे रेखा खींची हुई है। उसी तरह से आपको और जितने भी वाक्य है उनमें से संज्ञा ढूंढकर आपको रेखा खींचनी है। तो पहला है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। अब यहाँ पर संज्ञा क्या होगी? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के हिसाब से आप कहोगे कि पूजन, पहले तो पूजन नाम है इसीलिए वह संज्ञा। अब परीक्षा लिखना है हमें, तो परीक्षा। यानी कि इस वाक्य के अंदर 2 संज्ञा है। परीक्षा बिना देखे लिख रहा है, उसे क्या कहेंगे? परीक्षा। हमें उसका भाव पता चल गया, बिना देखे लिख रहा है इसीलिए कि परीक्षा दे रहा है। अब सब अंबाजी जा रहे थे, तो यहाँ पर संज्ञा क्या होगी? जब सब नहीं होगा अंबाजी, यानी कि दूसरी खाली जगह में लिखोगे अंबाजी। अब तीसरा, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो यहाँ पर आप संज्ञा बता सकते हो कि गुलाब, गुलाब क्या है? फूल का नाम है, इसीलिए वह संज्ञा कहलाती है। तो गुलाब। और दूसरा,
फूल, एक चीज है ना हमारे पास, फूल है जिन्हें हम फूल कहते हैं, तो वो भी संज्ञा है। समझ गए आप? अब उसके आगे हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो यहाँ पर संज्ञा क्या होगी? हिमालय। हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है। तो हमने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा में पर्वत के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो हिमालय। अब आगे देखते हैं। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। पशु पक्षियों के नाम कहे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, तो बिल्ली पशु का नाम है, तो यहाँ आप लिखोगे बिल्ली। अब और भी एक है संज्ञा, कौन सी होगी? तो आप कह सकोगे कि दूध। दूध भी एक संज्ञा है, एक चीज का नाम है ना, द्रव्य है हमारा। आगे आपको समझाने में आएगा कि एक द्रव्यवाचक संज्ञा भी है जिनमें हम ये दूध ले सकते हैं। तो बिल्ली और दूध, ये दो संज्ञा आ सकती है। अब यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आपको इसकी PDF भेजी जाएगी। आपको यहाँ समझाया गया है। अब इसके नीचे रेखा करके आपको आपकी नोट में वह लिखनी होगी। और दूसरी एक बात, हमारी पाठ की शुरुआत की एक कहानी है दयालु शिकारी, जिनके चित्र पर से हमने कहानी तो समझ ली थी, पर कहानी लिखनी बाकी है। तो उस कहानी की भी PDF में आपको भेज दूँगी। PDF से आपको वह कहानी भी हिंदी की नोट के पीछे 30 पन्नों छोड़कर आपने कहानी विभाग यानी कि निबंध विभाग बनाया था, उसमें वह कहानी लिखनी होगी। तो यहाँ पर हमारे ये एक्सरसाइज और लेसन ख़त्म हो रहा है। अगली वीडियो में हम दूसरा लेसन देखेंगे। थैंक यू।